आरती और किशन अपना जीवन खुशी से काट रहे थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मोनिका। वो सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन भगवान को ये रास नहीं आया और उन्होंने उनकी सारी खुशियाँ छीन ली। मोनिका केवल 5 साल की ही थी जब उसकी माँ का सीढ़ी से पैर फिसलने से उनका देहांत हो गया था। बचपन में ही भगवान ने मोनिका की माँ को मोनिका से छीन लिया था। कुछ ही दिनों बाद किशन ने एक जानकी नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया था। मोनिका बेटा, आज से ये तुम्हारी माँ है। लेकिन पिताजी, माँ तो मर गई है ना? हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेकर आया हूँ। जानकी की भी एक बेटी थी, वो उसे लेकर आई थी। उसका नाम था मायरा। जानकी मोनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा मोनिका से सारे घर के काम करवाया करती थी और उस पर हुक्म चलाया करती थी। मोनिका, खाना बना कि नहीं बना अभी? माँ, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए खाना अभी तक नहीं बना है। गैस खत्म हो गई है तो तू जंगल से लकड़ी नहीं ला सकती थी क्या? तुझे तो बस काम न करने के बहाने चाहिए। चल, अब जल्दी से जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मोनिका जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मोनिका के जंगल जाने के बाद जानकी अपनी बेटी मायरा को अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी और उसके बाद सब कुछ छुपा छुपा कर रख देती थी। एक दिन मोनिका जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है तो उसे समोसे की खुशबू महकती है। तो मोनिका खुश होकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, घर में गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। आपने समोसे बनाए हैं क्या? मेरा भी दिल कह रहा है समोसे खाने का। तेरे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर में तरह तरह के पकवान बनते रहे। बड़ी आई खुशबू लेने वाली, तुझे ऐसे ही खुशबू आ रही है। सुबह का खाना रखा हुआ है, जाकर खा ले चुपचाप से। अच्छा ठीक है माँ। मोनिका बहुत दुखी होती है और मन ही मन में सोचती है, माँ मुझे बिना बात के ही डांटती रहती है और कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो मुझसे ऐसा कहती? वो कुछ भी करती, लेकिन मुझे समोसे बनाकर जरूर खिलाती। इसी तरह जानकी मोनिका पर अत्याचार करती रहती। ऐसे ही करते करते कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। फिर एक दिन किशन ने जानकी से कहा, जानकी, मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है वो, घर बार भी बहुत अच्छा है। क्यों न हम मोनिका की शादी कर दें? मोनिका वहाँ बहुत खुशी खुशी रहेगी। देखो जी, लड़का अपनी बराबरी का ही देखो। जितना अच्छा लड़का देखोगे उतना ही दहेज भी देना पड़ेगा। अरे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारी बेटी ही चाहिए। इसके बाद किशन अपनी बेटी मोनिका की शादी वहाँ पर तय कर देता है, लेकिन जानकी के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता। मोनिका, जा और जल्दी से जाकर रोटियां बना ले। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे ना? तो आप मायरा से ही कहिए, वो कुछ सीख ले, क्योंकि मेरे बाद तो उसको ही आपकी मदद करनी पड़ेगी ना। तेरी जुबान बहुत ज्यादा ही चलने लगी है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इसके बाद जानकी मोनिका को बहुत मारती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बनाती हूँ सबके लिए रोटियाँ। इसके बाद मोनिका सभी के लिए रोटियाँ बनाती है और सुबह सुबह खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मोनिका देखती है कि उसके हाथों में तो चोट लगी है, वो लकड़ियाँ कैसे तोड़ेगी? हे भगवान, ऐसी माँ किसी को मत देना। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से कुछ दिन पहले वो मुझे मारकर लकड़ियाँ लेने को नहीं भेजती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मोनिका रोते रोते थोड़े आगे बढ़ती है। उसे एक पेड़ के पास ढेर सारी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। चलो
अच्छा हुआ आज लकड़ियाँ तोड़नी नहीं पड़ेंगी। वैसे भी मेरे हाथों में चोट लगी हुई है। मोनिका लकड़ियाँ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पर एक लहंगा दिखाई देता है। अरे ये तो लहंगा है, लेकिन इस जंगल में लहंगा कौन छोड़ सकता है? अरे ये तो जंगल में पड़े पड़े गंदा भी हो गया है। मैं एक काम करती हूँ, इसे उठाकर घर लेकर चलती हूँ। इसके बाद मोनिका लहंगा उठाकर लकड़ियों के साथ घर लेकर आती है। अरे ये क्या, तू लकड़ियों के साथ साथ फटे पुराने कपड़े भी लेकर आने लगी है? माँ पता नहीं, ये लहंगा मुझे जंगल से मिला है। ये फटा हुआ लहंगा नहीं है, ये बस थोड़ा गंदा हो गया है। मैं इसे साफ कर लूंगी माँ। हाँ ठीक है, तू इसे धोकर साफ कर ले। कम से कम तेरी शादी में तो कपड़े लेने नहीं पड़ेंगे। इतनी देर में वहाँ पर मायरा आ जाती है और कहती है, माँ अरे वाह, आज तो महारानी को जंगल में एक लहंगा मिल गया है। चलो अच्छा ही है, अब ये अपनी शादी में यही लहंगा पहनेगी, हमें दिलवाना भी नहीं पड़ेगा। अब ये भी सिंधिया बनेगी। अच्छा है मोनिका, तुझे तेरी शादी के लिए लहंगा मिल गया, अब तो इसे ही पहनना अपनी शादी पर। देखते ही देखते शादी का समय भी आ जाता है। जानकी, मैं सोच रहा था कि मोनिका की शादी धूमधाम से हो। अरे पागल हो गए हैं क्या आप? जब लड़के वालों ने खुद ही कहा है कि वो दहेज नहीं लेंगे, तो क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ मोनिका को 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दो। हमारा भी बुढ़ापा है और अभी तो हमें मायरा की भी शादी करनी है। जानकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जानकी फिर मोनिका के पास जाती है और उससे कहती है, मोनिका सुन, अच्छे घर में जा रही है तो तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, बारात बस आने ही वाली है। और हाँ, वही लहंगा पहन लेना जो तू जंगल से लेकर आई थी, बाकी तो तेरे ससुराल वाले तुझे दे ही रहे हैं। इसके बाद मोनिका अपने कमरे में जाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो अपने आप से रोते हुए कहती है, माँ अगर आप जिंदा होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती? इसके बाद मोनिका रोते रोते अपने आप को शीशे में देखने लगती है। वो देखती है कि उसका लहंगा तो बहुत चमक रहा है और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। मेरा लहंगा इतना सुंदर कैसे लग रहा है? लहंगे के साथ साथ अगर मेरे पास गहने भी होते तो कितना अच्छा होता। मोनिका के इतना कहते ही उसके ऊपर गहने प्रकट हो जाते हैं। मोनिका ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन वो जानती थी कि ये सब कुछ हकीकत है। मोनिका समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई लहंगा है। शादी में मोनिका का लहंगा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसके पिता किशन भी बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब जानकी ने ही किया है। जानकी, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मोनिका को इतना अच्छा और सुंदर लहंगा दिलाया है। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह माना है। इधर तो दोनों माँ बेटी मन ही मन हंस रही होती हैं कि ये सभी लोगों को पुराना सा लहंगा अच्छा कैसे लग रहा है। लगता है सब के सब पागल हो गए हैं। फिर मोनिका की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद मायरा के लिए भी रिश्ता आता है और उसकी शादी भी तय हो जाती है। शादी वाले दिन मायरा के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। मायरा के पिता अपने समधी के आगे अपनी पगड़ी रखते हुए कहते हैं, समधी जी, हमने आपको अपना सब कुछ दे दिया है, अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और देने को है ही नहीं। देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं जानते, हमें 5 लाख रुपए कैश और कुछ सोने के गहने और एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। नहीं संधी जी, ऐसा मत करिए, हमारी पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी।
मोनिका ने उस दिन अपना जादुई लहंगा पहन रखा था। तभी मोनिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको अपनी पगड़ी यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर दीजिए, मैं अभी आपको दे देती हूँ। इसके बाद मोनिका अपने कमरे में जाती है। मोनिका अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बहन की शादी है, लड़के वालों की सभी मांग को पूरी कर दो। मोनिका के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा वहाँ पर रुपए, हीरे मोती और घर के बाहर एक गाड़ी भी प्रकट कर देता है। ये लीजिए पापा, ये आप लड़के वालों को दे दीजिए। और हाँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, ये सब देकर उनका मुंह बंद कर दीजिए। ये सब देखकर जानकी कहती है, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी आज तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, एक बार फिर से मुझे बेटी कह दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुँह से ये बेटी शब्द सुनकर। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप बदल गई हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद जानकी मोनिका को गले लगा लेती है और उससे कहती है, लेकिन मोनिका बेटा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? मोनिका किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर वो बताती कि ये सब जादुई लहंगे की वजह से हुआ है, तो सबके मन में लालच आ जाता। अरे माँ, आप ये सब छोड़िए, बस आप मायरा की शादी में ये सब कुछ दे दीजिए। इसके बाद मायरा की धूमधाम से शादी हो जाती है और अब जानकी अपनी बेटी मायरा और मोनिका दोनों को एक तरह से प्यार करती है और फिर दोनों बेटी अपने अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। सिमर की शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर मेहमानों का आना जाना बंद नहीं हो पाया। रोज रोज उसको नए नए लहंगे पहनकर सज धज कर बैठना पड़ता था। हालांकि सिमर को लहंगे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के लिए उसे ये सब करना ही पड़ता था। तभी सिमर की सासू माँ बोलती हैं, अरे सिमर बहू, आज कोई भारी सा लहंगा पहन लेना, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दादा ससुर देखने आ रहे हैं। ठीक है बहू? सासू माँ, दादा ससुर मुझे देखने आ रही हैं या मेरे लहंगों को? मुझसे अब और लहंगे पहने नहीं जाते। अरे बहू, ऐसा मत बोलो। अगर तुमने लहंगा नहीं पहना तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारे दादा ससुर के सामने मेरी खूब बदनामी होगी। ये सुनकर सिमर गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वो अपनी दादी माँ का दिया हुआ लहंगा, जो कि बहुत भारी होता है, वो निकालती है और वो उस लहंगे को पहन लेती है। तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी सासू माँ की होती है। अरे बहू, जल्दी से बाहर आकर देख तो, तेरे दादा ससुर आ गए हैं। सिमर जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाती है और वहीं पास में जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन सिमर वहाँ किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसके दादा ससुर बोलते हैं, अरे तेरी बहू कहाँ चली गई है? कितनी देर में आएगी? बैठे बैठे मेरी पीठ में दर्द होने लगा है, थोड़ा जल्दी बुला बहू। अरे पापा जी, नई नई लड़कियां है ना, तैयार होने में थोड़ा समय ले रही होगी, बस आने ही वाली होगी। सिमर वहीं खड़ी थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो अपने आप से बोलती है, लगता है इनका बुढ़ापा आने के साथ साथ इनका स्क्रू भी ढीला हो गया है। मैं यहीं पर तो खड़ी हूँ और इन दोनों को दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। सिमर ऐसा बोलकर खूब जोर जोर से हंसने लगती है। अरे सिमर बहू, मेरी जान लेकर ही मानेगी क्या? ऐसा भी क्या तैयार हो रही है तू? इसको भी आज ही ये सब करना था, जब मेरी इज्जत दांव पर लगी हो। अब तो सिमर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी, वो नॉन स्टॉप हंसी ही जा रही थी। सिमर उन दोनों की आंखों के सामने ही खड़ी थी, पर वो दोनों उसे देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर सिमर अपने मन में सोचने लगी, अरे अगर मैं इनको दिखाई नहीं दे रही तो ये कमाल हुआ कैसे? उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और फिर सिमर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है
फिर जैसे ही वो अपने कमरे के आईने के सामने जाती है, फिर वो चीखते हुए कहती है, अरे ये क्या, मैं खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही। क्या यहाँ कोई भूत है या मैं ही भूत बन गई हूँ? फिर सिमर जल्दी जल्दी वो लहंगा बदल लेती है। सिमर जैसे ही लहंगा बदलती है, वो खुद को आईने में देख पाती है। ओह माय गॉड, ये कैसा मैजिक है? मेरी दादी के दिए हुए लहंगे में ये कैसा जादू है जिसे पहनने से मैं अदृश्य हो जाती हूँ? अरे वाह भगवान जी, मुझे तो लग रहा है जैसे तुमने मेरे हाथ में जादू की छड़ी ही दे दी हो। एक दिन सिमर की सास और उसकी नंद सिमर के बारे में बुराई करते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सिमर अपनी दादी की दी हुई वही साड़ी पहनकर आती है और उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया आजकल, उनके बनाए हुए खाने में स्वाद ही नहीं आता। और पता है, मैंने कल उनसे कहा पकौड़े बनाने को और उन्होंने साफ मना कर दिया। अरे दिन भर तो वो अपने मेकअप में लगी रहती है, खाने में कहाँ से उसका ध्यान आएगा भला। भैया ने भी उसे ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, देखा नहीं कितना उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। सिमर ये सारी बातें सुन रही थी और वो अपने आप से बोलती है, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे ऐसी बातें होती हैं, अभी मजा चखाती हूँ इन दोनों को। सिमर अपने कमरे में जाकर खिड़की खोल देती है, जहाँ से बहुत तेज हवा अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण सिमर के पति प्रेम की फाइल यहाँ वहाँ फैल जाती है, जिसे देखकर प्रेम बहुत गुस्सा करने लगता है। अरे माँ, आप लोग ये क्या कर रही हो? पूरी फाइल आप लोगों ने मेरी हवा में फैला दी। आज ही मेरी मीटिंग है, अब मैं इतनी जल्दी सब कुछ कैसे अरेंज करूँगा? पता नहीं कागज कहाँ कहाँ उड़कर चले गए। हे राम, हे भगवान, अभी अगर यहाँ सिमर होती तो मेरी मदद कर देती। लेकिन भैया, हमें नहीं पता खिड़की किसने खोली, हम दोनों तो यहाँ कब से बैठे हुए थे। अब तुम दोनों चुप ही रहो, मुझे सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब देखकर सिमर खूब जोर जोर से हंसती है और अपने आप से बोलती है, हाय, आज तो इन्होंने मेरा दिल ही जीत लिया और इन दोनों को अच्छा सबक भी मिल गया। अब सिमर को हथियार मिल गया था। जब भी उसको मजा करने का मन करता तो वो वही लहंगे को पहनकर घर में कुछ भी उथल पुथल करने लगती। तभी एक दिन उसकी सास खुद के लिए किचन में सूप बना रही थी। तभी वहाँ सिमर जादुई लहंगा पहनकर पहुँच जाती है। अच्छा हुआ बहू सो रही है, अब मैं खुद के लिए स्वादिष्ट सूप बनाऊंगी। अच्छा जी, इन सासू माँ को तो देखो, अभी सुबह तक तो इनके हाथों में बड़ा दर्द हो रहा था और अब चुपके चुपके सूप बना रही हैं। अरे जल्दी जल्दी ये वेजिटेबल्स काट कर डाल देती हूँ, वरना ये बहू जग गई ना तो 10 सवाल करेगी। सिमर हंसते हुए बोलती है, डालिए डालिए, मैं भी एक मजेदार इंग्रेडिएंट डाल दूंगी और वो है लाल मिर्च। अब सिमर सासू माँ के बन रहे सूप में खूब सारी लाल मिर्च डाल देती है, जिसका पता सासू माँ को नहीं चलता, क्योंकि सिमर ने तो जादुई लहंगा पहना होता है। थोड़ी देर में सूप बनकर तैयार हो जाता है। सासू माँ सूप लेकर टेबल पर बैठती हैं खाने के लिए। अरे वाह, मेरा तो स्वादिष्ट सूप बनकर तैयार हो गया, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। जैसे ही सासू माँ सूप पीने के लिए पहला चम्मच मुंह में डालती हैं, सास का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उतने ही देर में सिमर भी दूसरा लहंगा पहनकर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ सासू माँ? अरे आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने 10 दिनों का पूरा खाना खा लिया हो, और ये आपने सूप कब बना लिया? अरे सिमर बहू, तुम कहाँ से आ गई? सिमर हंसते हुए बोलती है, अरे वाह सासू माँ, आपने तो बड़ा स्वादिष्ट सूप बनाया है, लगता है मैंने बीच में आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया। पीजिए पीजिए, मजे कीजिए। सिमर की बात सुनकर सासू माँ अपने मन में बोलती हैं, अरे कैसे पीऊं समझ ही नहीं आ रहा, मैंने इसमें नमक की जगह इतनी लाल मिर्च कैसे मिला दी? अब तो बहू के सामने अपनी इज्जत रखनी ही होगी। हाय, बहुत तीखा है, मेरी तो जीभ ही जल रही है। और इधर सिमर अपने मन में सोचती है, बड़ा उस दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कह रही थी ना कि मैं खाना स्वादिष्ट नहीं बनाती। अब सासू माँ को पता चल रहा होगा कि वो कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं।
मजा आ रहा है ना सासू माँ सूप पीने में? ना चाहते हुए भी सासू माँ को वो सारा सूप अपनी बहू के सामने पीना ही पड़ता है। इस बात का मजा सिमर उनके सामने बैठ कर लेती है और मन ही मन अपनी दादी माँ का धन्यवाद करती है। और यहाँ उसकी सासू माँ पूरे दिन ये सोचती हैं कि उसने सूप में लाल मिर्च डाला तो डाला कैसे। वो 3-4 बार किचन में जाकर चेक करती हैं कि उसने नमक का ही डब्बा ध्यान से उठाया था या नहीं। फिर सूप में लाल मिर्च आया कहाँ से? लाख कोशिश के बाद भी उसकी सास को कुछ भी पता नहीं चलता कि सूप में लाल मिर्च कहाँ से आया। और इधर सिमर अपने जादुई लहंगे की मदद से अपना खुशहाल जीवन जीने लगती है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ वर्ग बिछड़े हुए हैं जो आजाद होकर भी किसी न किसी की गुलामी कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक शहर में फुटपाथ पर सोनू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। 15 अगस्त आने में कुछ ही दिन बचे हुए थे। माँ, क्या हम इस 15 अगस्त पर तिरंगे लोगों को बेचें? लोग बहुत खुशी से हमारे देश का झंडा खरीद लेंगे और हमको मुंह मांगी कीमत भी मिल जाएगी। आखिर हमारे देश का तिरंगा है। सोनू, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम तिरंगा खरीदेंगे कहाँ से? मेरे पास तो हमारी रोटी खाने के पैसे भी नहीं है बेटा। ये सुनकर सोनू सोच में पड़ जाता है। सोचते सोचते सोनू आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ उसे बहुत सारी पतंग दिखाई देती हैं। तभी एक पतंग कटकर सड़क पर गिर रही होती है। सोनू तभी पतंग की तरफ भागता है और पतंग पकड़ लेता है। ऐसे ही और पतंगे कटकर कुछ दूरी पर गिर जाती हैं। सोनू उन सभी को उठा लेता है और अपनी झोपड़ी में ले जाता है। अरे सोनू बेटा, ये पतंगे कहाँ से लाए हो तुम? ये पतंगे कटकर सड़क पर गिरी हुई थी, जिसे मैं उठा लाया हूँ माँ। अरे वाह, अगर तुम ऐसे ही पतंगे इकट्ठे करते रहोगे तो हम इन्हें बेचकर तिरंगे खरीद सकते हैं बेटा। अरे हाँ माँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मैं कल फिर से पतंग लूटने जाऊंगा और बहुत सारी पतंगे इकट्ठे करके लाऊंगा ताकि हम उन्हें बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकें और अपने 2 वक्त के खाने का प्रबंध कर सकें। इस तरह से सोनू बहुत सारी पतंगे इकट्ठे कर लेता है और 15 अगस्त आने से 2 दिन पहले उन पतंगों को अपनी माँ की सहायता से बेच देता है। माँ, ये सारी पतंगे तो एक ही दिन में बिक गई माँ। हाँ बेटा, पतंगे इसीलिए जल्दी बिक गयी क्योंकि हमने बाकी लोगों से कम दाम में बेची हैं। सोनू को उन पतंगों को बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं, उसके आधे पैसों से सोनू की माँ उसे बहुत सारे तिरंगे लाकर देती हैं ताकि उन तिरंगों को बेचकर वो अपना 15 अगस्त धूमधाम से मना सके। सोनू तिरंगे लेकर एक स्कूल के बाहर बैठ जाता है। एक एक करके बच्चे स्कूल में आने लगते हैं। बाहर सोनू को तिरंगे हाथ में लेकर बैठा देख बच्चे अपने माता पिता से तिरंगे लेने की जिद करते हैं। तिरंगा ले लो तिरंगा, 10 रुपए का एक तिरंगा। अरे साहब, ले लो ना तिरंगा, इसके लिए इतना क्या सोचना साहब, ले लो साहब। मैं तो इसको 5 रुपए में खरीद सकता हूँ, बोलो दोगे? अरे ले लीजिए ना साहब। सोनू के कुछ ही तिरंगे बिक पाते हैं, बाकी तिरंगे वो कहीं और बेचने के लिए ले जाता है, परंतु अब उसके तिरंगे कोई भी नहीं खरीदता। वो उदास हो जाता है कि तभी अचानक 2 बुलेट आकर उसके सामने रुकती हैं और उस पर से 2 लड़के और 2 लड़कियां उतरती हैं। वो सोनू से बिना दाम पूछे उससे सारे तिरंगे छीनकर अपनी बुलेट्स पर चिपकाने लगते हैं। अरे भैया, इसके पैसे तो दे दो। कौन से पैसे? जो तिरंगे आपने मुझसे छीनकर अपनी बुलेट पर लगाए हैं, उसके पैसे। ये ले 10 रुपए। क्या 10 रुपए? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? 10 रुपए में तो एक ही तिरंगा आता है, पर आपने तो पूरे 10 तिरंगे लिए हैं, तो आप मुझे 90 रुपए और दीजिए। वो सभी लोग सोनू की बात सुनकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोनू को धक्का मारकर जल्दी से अपनी बुलेट पर बैठने की कोशिश करते हैं। तभी दूर से सोनू की माँ ये सब कुछ देख लेती है और भागकर सोनू के पास आकर सोनू को उठाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इस छोटे से लड़के को क्यों धक्का दे रहे हो? अरे तू होती कौन है हमसे सवाल करने वाली? इस लड़के से ही पूछ ले। माँ, मैंने तो अपने तिरंगे की कीमत मांगी थी,
लेकिन इन्होंने मेरे तिरंगे की पूरी कीमत नहीं दी। जब मैंने इनसे पूरी कीमत मांगी तब इन्होंने मुझे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। अरे ओ बच्चे, चल पैसे निकाल के दे लड़के के, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। तभी दोनों लड़कियां मिलकर सोनू की माँ से हाथापाई करने लगती हैं। सोनू अपनी माँ को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ, नहीं तो ये लोग मेरी माँ को मार डालेंगे। तभी कुछ दूरी से दो फौजी कार में आ रहे होते हैं। अरे क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई साहब, इन लोगों ने बच्चे के पैसे नहीं दिए और जब मैंने इनको पैसे देने के लिए कहा तो मुझे ही उल्टा मारने लगे। इन गरीबों को मारकर तुम कौन सी देशभक्ति दिखाना चाहते हो? आज जो तिरंगे लेकर तुमने अपनी बुलेट पर लगाए हैं, कल यही तिरंगे किसी कूड़े के डब्बे में पड़े होंगे। अगर अपनी सच्ची देशभक्ति दिखाना चाहते हो तो जाओ फौज में भर्ती हो जाओ और दुश्मनों का मुकाबला करो। फिर फौजी उन लोगों से सोनू के पूरे पैसे दिलवा देते हैं। बहन जी, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। हम हुड़दंग करने के चक्कर में देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए थे। सोनू और उसकी माँ फौजी को धन्यवाद करते हैं। तब फौजी उसकी माँ से कहता है, अरे आप क्यों इस छोटे लड़के द्वारा बाल मजदूरी करवा रही हैं? क्यों इसका भविष्य खराब कर रही हैं? इसके अच्छे भविष्य के लिए इसका स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवा दी? साहब, मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। भला स्कूल कहाँ से भेजूंगी? फौजी सोनू का सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देता है। अब सोनू बहुत खुशी खुशी स्कूल जाने लगता है। जिस दिन सोनू का स्कूल में पहला दिन होता है, उस दिन वो तिरंगा लेकर सब बच्चों के साथ अपना स्वतंत्र दिवस खुशी खुशी मनाता है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।